गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 39 का थर्ड वीडियो है, उसमें हम अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि यदि कोई रोगजनक जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होके उस रोगजनक को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये एंटीबॉडी प्रतिजन मतलब रोगजनक की उपस्थिति में बनते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे इसको हम? जब कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होके और प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये एंटीबॉडी आए हुए रोगजनक को नष्ट कर देता है। तो चूंकि यहाँ पर प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी का निर्माण रोगजनक की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और इस प्रतिरक्षा के जो उदाहरण हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये प्रतिरक्षा है वो लंबे समय तक रहती है। दूसरा, धीमी गति से कार्य करता है, मतलब एंटीबॉडी बहुत धीरे धीरे बनेंगे और कैसी होती है? प्रभावी होती है, अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण जैसे इसका उदाहरण आता है टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है? जैसे कहते हैं ना वैक्सीनेशन। उसमें जिस रोग से व्यक्ति को बचना होता है उस रोगजनक को या तो मृत करके या बहुत कम मात्रा में शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे क्या होगा? शरीर उसको नष्ट करने के लिए और एंटीबॉडीज बना लेते हैं। पर ये एंटीबॉडी जो क्या करते हैं, चूँकि रोगजनक बहुत कम है या मरे हुए हैं तो उनको मारते नहीं हैं और भविष्य के लिए स्मृति के रूप में क्या होते हैं? संग्रहित हो जाते हैं। जब ये रोगजनक उसमें प्रवेश करते हैं तो उनको नष्ट कर देते हैं। तो इतना आपको लिखना नहीं है, आपको तो केवल उदाहरण लिखना है टीकाकरण। तो टीकाकरण किसका आता है? सक्रिय प्रतिरक्षा का आता है, क्योंकि टीकाकरण आगे पूरा डिटेल में आएगा। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बेटा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि पहले से बने हुए या पूर्व निर्मित एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश करवा देना निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं बने बनाए एंटीबॉडी को, प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश करवा देना क्या कहलाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब कहेंगे बने बनाए एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे एक तो क्या होता है कि ये प्रतिरक्षा है वो कम समय के लिए होती है, तीव्र गति से कार्य करती है, बहुत फास्ट काम करता है और कम प्रभावी होती है। ठीक है ना? और इसका उदाहरण क्या है कि जैसे
गर्भकाल में माँ के प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा, या जिसको क्या कहते हैं, अपरा के द्वारा IgG एंटीबॉडीज जो होते हैं ना, वो गर्भ के शरीर में, मतलब भ्रूण के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। मतलब बने बनाए हैं, माँ ने बनाया, अपरा के द्वारा अपने बच्चे में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। एक माँ के दूध में भी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, IgA, ये माँ के दूध में होती है। ये भी बने बनाए होते हैं, जो बच्चा क्या करता है, अपने माँ के दूध से अपने शरीर में लेता है। तो अगर बने बनाए एंटीबॉडी शरीर में डाले जाते हैं तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है, अपरा के द्वारा बच्चे में जाती है, दूध के द्वारा बच्चे में जाती है। कौन सी एंटीबॉडी है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, तो इस तरह से ये आपका प्रतिरक्षा के प्रकार है, ये पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे स्व प्रतिरक्षा रोग। कहते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र अगर सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाए, तो रोग उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य से अधिक उत्पन्न होने से क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज रोगजनक को तो नष्ट करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं, शरीर की कोशिकाओं को भी नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। समझिए? और इस तरह से जो रोग होंगे उन्हें कहते हैं हम स्व प्रतिरक्षा रोग। तो लिखेंगे कैसे? यदि मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाए तो ये अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज रोगजनक के साथ साथ में शरीर की कोशिकाओं और अंगों को भी क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों को हम कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब जो हमारे जोड़ होते हैं, संधियाँ होती हैं, वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो घुटने हैं, कोहनी हैं, जहाँ पे संधियाँ होती हैं वो प्रॉपर वे में कार्य नहीं कर पाती हैं, जकड़न आ जाती है। ठीक है। इसके बाद में बेटा आता है टीका व टीकाकरण। तो देखो, टीका जो शब्द है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सीन, और वैक्सीन शब्द है वो लिया गया है वैका से, और वैका का मतलब होता है क्या? गाय। मतलब ये कि सबसे पहले हमने जो टीका बनाया है वो है काऊ पॉक्स, ठीक है ना, और उसी से हमने लिया है शब्द काऊ से वैका, और वैका से क्या बनाया? वैक्सीन। तो टीका किसे कहते हैं? किसी रोग के रोगजनक का मृत या निष्क्रिय व कम मात्रा में शरीर में प्रवेश करवा देना। तो उसका
उपयोग करना मतलब ऐसे द्रव को किसी रोग के रोगजनक का मृत या निष्क्रिय व कम मात्रा में प्रयोग करना टीका कहलाता है, और शरीर में प्रवेश करवा देना टीकाकरण कहलाता है। ठीक है ना। और सबसे पहले जो टीका बनाया था वो बनाया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो किस सिद्धांत पे काम करता है टीका, वो देखिए यहाँ पे। टीका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो टीका सिद्धांत पे काम करता है, मैं वापस से बोल के बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको कि किसी भी रोग से हमें बचने के लिए उस रोग के रोगजनकों को या तो हम मृत करके या निष्क्रिय करके और कम मात्रा में शरीर में प्रवेश करवाएं, तो शरीर क्या करता है? उसका प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होके और अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बना लेता है। ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? भविष्य के लिए संग्रहित हो जाते हैं। यदि जब कोई वही रोगजनक शरीर में प्रवेश करे तो ये पहले से बने हुए एंटीबॉडी उनको नष्ट कर देते हैं। ओके, इस तरह से इस सिद्धांत पे काम करता है, मतलब स्मृति एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। अब बेटा इसके प्रकार दे रखे हैं। प्रकार, तो प्रकार में नंबर 1 पे दे रखा है कौन सा? जीवित व दुर्बल टीके। तो जैसे मैं बता रहा था कि कुछ टीके ऐसे बनाए जाते हैं जो रोगजनक जीवित तो है लेकिन बहुत कमजोर है, रोग उत्पन्न कर ही नहीं पा रहा। और जब रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा और वो हमारे शरीर में प्रवेश कराएगा तो क्या होगा? रोग तो उत्पन्न करेगा नहीं लेकिन एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ओके, और ये भी है कि इन रोगजनकों को कई पीढ़ियों तक मुर्गी में डाल डाल के वापस निकाला डाला, वापस निकाला डाला, वापस निकाला, तो उससे क्या होगा? उसके जो थोड़े बहुत रोग के लक्षण होंगे वो भी खत्म हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका जो टीका बनाया गया है, कौन से बनाए गए हैं? जैसे रूबेला है, रोटा वायरस है, इनके टीके बनाए गए हैं। दूसरा है मरे हुए, मृत या निष्क्रिय टीके। इसमें क्या करते हैं? हम रोगाणुओं को मार लेते हैं या उनको निष्क्रिय कर देते हैं। और निष्क्रिय करने का प्रयोग जो हम करते हैं, या तो मारने का काम तो हम गर्म करके कर सकते हैं, निष्क्रिय करने का काम हम करते हैं फास्फोरिन से करते हैं। और फिर उनको शरीर में डालेंगे तो भी शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडी बना लेता है। जैसे पोलियो का, कुकर खांसी, रेबीज, इनके टीके इसी विधि से बनाए गए हैं। एक है आविष टीके। आविष टीके, तो बेटा आविष टीके में क्या होता है कि कोई रोगाणु यदि शरीर में प्रवेश करता है तो विषैला पदार्थ बनाता है। यही विषैला पदार्थ क्या करता है? अपने को रोगी बनाता है। अगर हम इस विषैले पदार्थ को निष्क्रिय कर दें तो ऐसे टीके बनाए गए हैं जो रोगजनक के द्वारा जो विषैले पदार्थ बनाए जाते हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? आविष टीके। जैसे डिप्थेरिया का। फिर बेटा है संयुग्मी टीके। संयुग्मी का मतलब मिक्स होते हैं। मिक्स का मतलब हो गया कि दो अलग अलग टीकों को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है ना, दो अलग अलग टीकों को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे
कमज़ोर 2 जीवाणु ले लिए और दोनों जीवाणु अलग अलग रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके जो प्रोटीन कोट होगा ना, प्रोटीन का आवरण होगा, या अपने कह सकते जो आवरण होता है कोशिका भित्ति से बना होता है, 2 अलग अलग जीवाणुओं के आवरणों को मिक्स कर लो और उनको शरीर में प्रवेश करवाओ, तो वो जो टीका होगा 2 अलग अलग रोगों से हमारी सुरक्षा करता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और एक होते हैं अभियांत्रिकी टीके। तो बेटा अभियांत्रिकी में क्या होता है कि हम बहुत अधिक मात्रा में टीकों का निर्माण एक तो जीवाणु से कर सकते हैं और एक ईस्ट कवक से कर सकते हैं, और ये हम अधिक मात्रा में करते हैं किससे? ऊतक संवर्धन विधि के द्वारा, जैसे हेपेटाइटिस का टीका। ओके बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो गया।